Thank you. Yeah, thank you very much, Bijoli, Akash, for having me here. सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैं मराठी में उतना मुझे समझ में जरूर आती है, मैं बोल भी पाता हूँ, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाऊंगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप चैट बॉक्स में आप प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे मराठी में समझाने की, लेकिन कृपा करके इस नौबत को ना आने दें, क्योंकि मेरी मराठी बहुत ज्यादा खराब है। जितना मैं कोशिश करूंगा आपसे ये पूरी जो ऑक्सीजन से रिलेटेड चीजें हैं इसे काफी संक्षेप में आपसे मैं आपकी अपनी बात आपसे कहना चाहूँ। सो ये जो सेकेंड वेव आया, इस दौरान हमें काफी कठिनाइयां महसूस हुई। मुझे ही नहीं, आप लोग सब ने काम किया है आपके हॉस्पिटल्स में। एक चीज जो बहुत ही क्लियर होके आई कि कोई दवाई ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन एक चीज जो काम की थी वो थी ऑक्सीजन, और उसी चीज की सबसे ज्यादा शॉर्टेज थी। तो ऑक्सीजन ये इतना इजीली, इतना चीप एक ड्रग होते हुए इसका बहुत ही सही तरीके से उपयोग में कैसे लाएं, ये मैं आपको अगले आने वाले शायद आधे घंटे 1 घंटे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये जरूरी नहीं है, ये सबसे पहले एक जान लें कि ऑक्सीजन क्या है। अगर कोई भी डॉक्टर से पूछे, if any doctor is asked, any sister is asked, so it is a very difficult question to ask. Maybe a couple of years back बहुत सारे लोगों ने अग्री नहीं किया था कि ऑक्सीजन ड्रग है, लेकिन ये पैंडेमिक ने जरूर हमको बता दिया कि ऑक्सीजन जरूर एक ड्रग है, और इसे वैसे ही सेफ्टी से हमें यूज करना चाहिए, जैसे जिस तरीके से, जिस पैमाने से हम दूसरे ड्रग्स को, इंजेक्टेबल्स को, ओरल टैबलेट्स को यूज करते हैं, उतने ही प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उतनी ही सेफ्टी लेने की जरूरत है जितना हम जब ऑक्सीजन देते हैं तब। तो कोरोना में एक बात बहुत क्लियर हो गई कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है एक जो काम में आएगा। तो ऑक्सीजन क्या है? हमारे जो एटमॉस्फेयर है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ नॉर्मली 21% ऑक्सीजन बहुत फ्रीली अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि वो जितना ऑक्सीजन 21% एटमॉस्फेयर में था वो काफी नहीं था। आपके शरीर के ऑक्सीजन के डिमांड, जो आपका लंग डैमेज हो गया, जो आपके एल्वियोलाई में पानी भर गया, जो आपका फाइब्रोसिस हो गया, आपका परमानेंट लंग डैमेज हुआ, तो इस अनेक कारण से जो ऑक्सीजन की जो शरीर में जो मात्रा होती है, जो लेवल होता है, जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन खून के रक्त से आपके खून में चले जाता है, फिर आपका जो शरीर है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर ये ऑक्सीजन कम जाने लगे तो शरीर में जो है एक एसिडिक, अपना जीवन एक नॉर्मल एसिडिक प्रोसेस है। तो यदि ये एसिडिक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बिना ऑक्सीजन के चलने लगे, तो शरीर के वेरियस जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, ब्रेन, यहाँ लैक्टेट की मात्रा ज्यादा होने लगेगी। और ये जब लैक्टेट की मात्रा ज्यादा होती है तो एक परमानेंट डैमेज होता है सेल्स को, जो एक लेवल पे अगर से ज्यादा चले जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो इस रिवर्सिबल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो एक ही चीज जो काम आती है वो है ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन बहुत ही एक सिंपल सा ड्रग है, ये आप सब लोगों को पता है, कैसे सिलेंडर से, पाइपलाइन से, पोर्टेबल सेपरेटर से, जनरेटर से। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या, किस किस तरीके से हम ऑक्सीजन पेशेंट को कोरोना के एक बीमारी के टाइम पे क्यों देना चाहेंगे। ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जब हम देते हैं तो प्रेशर में देते हैं और ज्यादा कंसंट्रेशन में देते हैं। प्रेशर का मतलब है कि नॉर्मल हम जो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसका प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेयर, है ना?
तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम 21% सैचुरेशन से अपना नॉर्मल जो सैचुरेशन है बॉडी का, जब आप ये सैचुरेशन का पल्स ऑक्स रख के आपके शरीर में आप चेक करते हैं, तो आपका जो शरीर का सैचुरेशन दिखाता है कि करीब 96 दिखाता है, 99 दिखाता है। तो कोई भी रीडिंग 92 या 90 से लेके 100 तक अगर ये 21% नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो ये नॉर्मल कहा जाता है। इससे नीचे कोई भी लेवल चले जाए, 94 जनरली हम एक कट ऑफ रखते हैं, 94 से हम कोई भी एक सैचुरेशन का लेवल चले जाए, तो इसका मतलब कि जो आपका जो ऑक्सीजन का मात्रा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ब्लड में, ये कम हो गया है। और ये 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम जब हो जाता है, तब आपका जो सैचुरेशन पल्स ऑक्स में दिखाता है वो 90 से कम होने लगता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस जब सिचुएशन जब ऐसे हो जाती है, तो आपको प्रेशर में और हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको प्रेशर यानी जो नॉर्मल आपका सिलेंडर है उसमें से जो भी रेट से निकलता होगा वो प्रेशर में निकलता है। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल जो एक कोई भी सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है वो 100% ऑक्सीजन रहता है ना? तो ये जो मेडिकल ऑक्सीजन रहता है, इसकी एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से अलग होता है थोड़ा। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन किस में मायने में अलग होता है, इसमें जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं, जो ग्रीस रहता है, जो ऑयल रहता है, वो सब एक पर्टिकुलर लेवल से कम, वो हम नहीं देख रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है? तो वो एक पर्टिकुलर मात्रा से बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म में जाना चाहिए लंग्स को, क्योंकि अल्टीमेटली लंग्स भी एक डिपॉजिट का एक जगह है, जहां अगर ये सब केमिकल्स जाएंगे तो उससे भी इंजरीज हो सकती है। तो एक प्यूरिफाइड फॉर्म में जो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, ये एक ड्रग के बराबर है। तो इसी ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर रेट पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे अगर दिया गया, तो इस चीज का नाम हो जाता है ऑक्सीजन थेरेपी। ये कोरोना से पहले भी हम करते आए हैं, ठीक है? आप सब ने किया है ये, आप सब ने, लेकिन इतना हमारा ओरिएंटेशन कभी ऑक्सीजन के तरफ नहीं रहा जितना अभी कोरोना आने से आईसीयूज में, जनरल वार्ड्स में, ये पहले भी होता था। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में थोड़ा ऑक्सीजन लगा दिया, थोड़ा एटेलैक्टोसिस है, तो 2-3 दिन ऑक्सीजन चला। तो अभी क्योंकि सैचुरेशंस कम है, तो ये ज़्यादा देर तक ये पूरा हम ऑक्सीजन पेशेंट को चला रहे हैं। तो ये कैसे दिया जा सकता है? ये बेसिकली आपको 3 मेजर चीज़ें हैं। आपने सबने पेशेंट्स को देखे हैं आपके आईसीयूज में, जो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स रहते हैं, जो वेंटिलेटर पे रहते हैं, ठीक है? इनको एंडोट्रेकियल ट्यूब से आप 100% से लेके 25 24% जो होता है, वो मिनिमम परसेंटेज होता है एक मशीन से जाने वाला ऑक्सीजन, ठीक है? तो 24 से लेके 100% ऑक्सीजन आप अलग प्रेशर, अलग पीप से एक इंट्यूबेटेड पेशेंट को दे सकते हैं। नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स को आप अलग-अलग नेज़ल कैन्युला बोलिए, मास्क बोलिए, रीब्रीथिंग मास्क बोलिए, नॉन रीब्रीथिंग मास्क बोलिए, इन सब से आप नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स को ऑक्सीजन दे सकते हैं। इक्मो एक बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म केयर का है, जहाँ हम पूरा बॉडी का ब्लड सिस्टम के थ्रू उनके ब्लड को प्यूरिफाई करके, उनके ब्लड को ऑक्सीजनेट करके वापस उनके शरीर में भेजते हैं। तो इसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जनरल नॉर्मल लेवल ऑफ केयर नहीं है। तो क्या वो तथ्य हैं जिनके ऊपर हम ऑक्सीजन किस बेसिस पे एक पेशेंट को देते हैं, ठीक है? अब नेचुरल है, कोई भी पेशेंट आपको आपके पास आता है, जनरली आपने देखा कि ये जो सेकंड वेव था, इसमें एक पेशेंट डर की वजह से लेट आ रहा था। तो क्या प्रेजेंटेशन फीचर्स थे इसके, है ना? इनका जीसीएस क्या था? ये कंफर्टेबल थे कि नहीं? इनका कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्स से था? ये सब डिसाइड करेगा कि इनको किस लेवल की ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना? तो कोई भी पेशेंट अगर एक क्लासिफाई करना है एआरडीएस को, या क्लासिफाई करना है कोरोना की सिवियरिटी को, तो हम करेंगे 94 से 90 और 90 से नीचे, ठीक है? तो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज वो रहेगा जहां ज्यादा सिम्टम्स ना हो और सैचुरेशन 95 से 100 के बीच में रहा। और यदि सैचुरेशन पेशेंट का 94 92 से नीचे रहता है, तो वो मॉडरेटली सीवियर, या अगर 80 85, जो हमने बहुत देखा है, कुछ कुछ पेशेंट्स तो 35 सैचुरेशन के इससे आए, तो ये सारे जो हैं ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज में है। और इतना याद रखिए कि हमारा जो मेजॉरिटी है,
जो 90% 95% पेशेंट्स आएंगे ये सिंपल ऑक्सीजन के टेक्निक्स से, जो सिंपल से मतलब है कि जिनका सैचुरेशन 85 के ऊपर हो, ठीक है, इनका सैचुरेशन जो है सिंपल डिवाइसेस यानी नेजल कैनुला, एमसी मास्क या और कोई एनआरबीएम मास्क, इनसे आप नॉर्मली 100 या 95 तक आ जाएंगे। तो वो टारगेट्स क्या है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा आपको हर समय याद रखना है कि पेशेंट सिर्फ कोरोना के कारण नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स और रहते हैं। कोरोना में एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट रहता है जिसके कारण आपके लंग्स में, आपके ब्रेन्स में, आपके हार्ट में क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सब कारण से अलग-अलग डिसीजेस भी होती हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या कार्डियक, कोई पेशेंट को एमआई के साथ प्रेजेंट करता है, कोई स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करता है। साथ में इनको बहुत ज़्यादा इनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऊपर से जनरल प्रैक्टिशनर्स क्लिनिक्स में इनको बहुत ज़्यादा डोज़ में स्टेरॉइड्स मिलते हैं। तो स्टेरॉइड्स की वजह से इनके शुगर लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब के कारण जो लैक्टेट का लेवल होता है बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा जो लैक्टेट बढ़ा हुआ है, इसको वॉश आउट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देने की अ, ज़रूरत होती है। तो अगर आप देखें कि सबसे जो सिंपल डिवाइस है, वो है ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस। और जैसे-जैसे ऊपर जाते जाता है, वैसे सीपैप डिवाइस, जैसे प्रेशर में आप दे रहे हैं, सीपैप यानी कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस। और वेंटिलेटर, ये एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर हो सकता है, या तो फिर ये पूरा फुल ब्लोन इन्वेसिव एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ जो वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देते हैं, वो अलग कॉन्सेंट्रेशन में, अलग प्रेशर के साथ कैसे देते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि इनका पेशेंट अगर यदि एक SpO2 94 टू 96 तक होता है, ये हमको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हर पेशेंट का 100%, अगर आप खुद का अभी सैचुरेशन लगा के देखें, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करके आए, तो वो भी 100% नहीं दिखाएगा, वो 97 या 98 दिखाएगा। तो ये हमारी अपेक्षा कि पेशेंट का सैचुरेशन 100% रहे, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा है। और वैसे भी ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम था और नेचुरल है, जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो स्कार्सली अवेलेबल होता है। तो इस अ, एक पैंडेमिक से डील करने के लिए हमारे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ने जो टारगेट जो दिया था FiO2 सैचुरेशन का, कि हमको एक ऐसा ऑक्सीजन का सैचुरेशन का लेवल पेशेंट में लाना है जो मिनिमल ऑक्सीजन के इसमें से हो। जैसे कि अगर एक पेशेंट का 2 लीटर नेज़ल कैनुला पे सैचुरेशन 94 आ रहा है, तो हमको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको 4 लीटर करके 100% सैचुरेशन लेना हो। तो अगर वो 2 लीटर मिनिमम ऑक्सीजन पे 94% सैचुरेशन हो पे आ रहा है, तो वो हमारा टारगेट कोविड पेशेंट्स में रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम मिनिमम ऑक्सीजन दें और मिनिमम जो एक्सेप्टेबल सैचुरेशन है, वो है 94% का, वो नॉर्मल एक कोविड पेशेंट में हम इसको एक्सेप्ट करें। दूसरा रहा, कुछ-कुछ पेशेंट्स सीओपीडी के होते हैं। आप इनका सैचुरेशन नॉर्मली देखेंगे, तो वो कभी 95 के ऊपर नहीं होता है। और ऐसे पेशेंट्स को अगर पहले हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम कोशिश ये करने में लग जाते हैं कि इनका सैचुरेशन जो है, कोई भी डिवाइस करें, कोई भी डिवाइस लगाएँ, इससे हम 95, 98, 100% उम्मीद करते हैं कि हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है कभी, और ये करना भी नहीं चाहिए। तो सीओपीडी जो एक डिसीज़ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इसमें हमारा टारगेट जो सैचुरेशन है, इसको हम रखेंगे करीब 88 टू 92। यानी अगर एक पेशेंट जो एडमिट हुआ है आपके पास, उसको सीओपीडी है, तो उसका सैचुरेशन अगर 82 है, तो आपके 2 लीटर लगाने पे नेज़ल कैनुला अगर वो 88 तक आता है या 4 लीटर लगाने पे 92 तक आता है, तो वो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर वो उसी लेवल पे टेपर ऑफ हो जाता है और 88 पे विदाउट ऑक्सीजन रहता है, तो हम उसको डिस्चार्ज क्राइटेरिया में अपने फिट करेंगे, यदि उसको और भी बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो तो। ये एक तो ये हो गया हमारे सीओपीडी पेशेंट्स का। फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे बहुत सारे पेशेंट, एनआईवी पे सबसे ज़्यादा है। अगर एक 10 बेडेड आईसीयू है, तो मेरे हिसाब से 6 पेशेंट्स जो हैं एनआईवी पे रहते थे और 4 पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड रहते थे। तो ऐसे इसमें भी हमारा जो टारगेट सैचुरेशन क्या है मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट का, वो है 90 से लेके
92% सैचुरेशन का। ये करस्पॉन्ड करेगा, आपको हर समय याद रखना है, 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का ब्लड में। डिजॉल्व जो आपका प्रेशर है ऑक्सीजन का, ये करीबन 55 से 60, और ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। इससे ज्यादा आप करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके टारगेट जो है वो अचीव करने में आपको मुश्किल होगी, और पेशेंट्स ज्यादा लेट आपको डिस्चार्ज करने के लिए रहेंगे। तो एक स्टेप वाइज अगर हम कोई एक पाथ फॉलो करें ऐसे पेशेंट्स को, सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लो फ्लो ऑक्सीजन। फिर आता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जो मशीन से एनआईवी में देते हैं। फिर है इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो जाता है हमारे इंटुबेटेड पेशेंट्स में। और उसके बाद आते हैं आपके सारे जो थेरेपीज, जो इक्मो वगैरह। आपके रूबी हॉल में जरूर होता होगा, पुणे के बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, लेकिन हर जगह पे ये, और बहुत ही कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसके आउटकम्स भी, अच्छे से अच्छे सेंटर में अगर 100 पेशेंट जाते हैं तो एक या दो, या मुझे नहीं पता, आपके यहाँ ज्यादा भी होता होगा, 4 पेशेंट से ज्यादा कहीं 100 में से बचते नहीं है इक्मो पे गए हुए। आपको याद होगा फेमस सिंगर जो है एसपी बालासुब्रमण्यम, वो भी कोविड-19 के बाद उनको भी इक्मो पे डाला था। काफी दिन वो उनको बचाने की कोशिश किए, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं रहे। लेकिन नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। ये जो लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी है, इससे हम 90 से लेकर 95% पेशेंट का इलाज सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे आपको। तो एक प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कोई भी एक पेशेंट आया है आपके पास सैचुरेशन 90 का लेके। अब 90 एक ओल्ड यंग एडल्ट है, तो नेचुरल सी बात है कि इसका सैचुरेशन ये अब नॉर्मल है। अगर यही पेशेंट जो है, ये एक ओल्ड पेशेंट होता सीओपीडी का 90 के साथ, तो इसको ऑक्सीजन देना या नहीं देना ये आपके डिस्क्रिशन पे रहता है। जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ये डिसाइड कर सकता है कि उसको देना या ना देना। लेकिन अगर एक यंग एडल्ट आया 90% सैचुरेशन लेके, तो सर्टेनली वो इंडिकेट करता है कि उसकी डिसीज की सिवियरिटी जो है वो ज्यादा है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे आपके लंग्स की कैपेसिटी जो है, लंग्स का डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ते जाता है। कुछ पेशेंट्स में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सीओपीडी होता है, और भी सारे डिसीजेस होते हैं, एस्मा होता है, तो उसके कारण जो सैचुरेशन नॉर्मल नॉर्मल जो है वो कम होते जाती है। तो आप डिसाइड करें एज ए डॉक्टर कि आपको इस पर्टिकुलर लेवल को ट्रीट करना है कि नहीं। तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? ये यंग मेल आया है 90% सैचुरेशन का, तो सबसे पहले आप उसको लगाएंगे नेजल कैनुला 1 लीटर पर मिनट, है ना। ये मिनिमम एक डोज होता है जिसमें मिनिमम ऑक्सीजन यूज अप होता है। फिर आता है, आपका सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा है या और ड्रॉप होने लगता है, ये पेशेंट डिटीरियरेट होता है, 88 तक इसका सैचुरेशन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसको इंक्रीज करेंगे 2 लीटर पर मिनट पर। फिर भी अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, यही पेशेंट जो 90% सैचुरेशन के साथ आया था, ठीक है, तो इसको हम ग्रेजुअली 1 या 2 या फिर 4 या फिर 5 से 6 लीटर पर मिनट तक नेसल कैनुला पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यदि ये जो हमने इनटू ये किया 99, एक यंग पेशेंट है तो जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो पाता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सिंपल एक फेस मास्क या एक पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क, पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क का मतलब ये होता है कि जो आपका एक्सपायर, एक सिंपल फेस मास्क की तरह हम डिस्कस करेंगे आगे, जब आएंगे तब उससे करेंगे। फिर अगर इससे भी अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा है, उसका सैचुरेशन 90 से 85 के आसपास ही आ रहा है या 90 पे ही मेंटेन्ड है, तो हम सोचेंगे कि इसको एक नॉन रीब्रीदिंग मास्क पे शिफ्ट करना। और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट जो है, जो जाती है 10 से लेके 15 लीटर तक। यदि इस लेवल पे भी हम उस सैचुरेशन को पेशेंट के मेंटेन नहीं कर पाए, तो हमको अगला लेवल जरूर एनआईवी का प्लान करना पड़ेगा, या है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या तो फिर इन्वेसिव वेंटिलेशन, है ना। तो कोई भी पेशेंट अगर डिटीरिएट हो रहा है, तो हम उसका ऑक्सीजन इंक्रीज इंक्रीज करेंगे। अगर वो डिटीरिएट
नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो हम उसका ऑक्सीजन का जो प्रमाण है, जैसे कि उसको 5 या 6 चल रहा था, अभी उसका सैचुरेशन 92 आ गया, तो हम उसको कम करते जाएंगे। ये कैसे करेंगे हम? कि जनरली हमारे जो हॉस्पिटल में जो सिस्टम था कि हम हर रोज का एक राउंड्स जब लेते थे तो डिस्कस करते थे कि आज पेशेंट जो है पूरे दिन यदि 4 लीटर पे मेंटेन हुआ और उसका सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हुआ, तो हम उस सैचुरेशन को 2 लीटर से कम कर देते, 4 लीटर का 2 लीटर कर देते। तो 4 लीटर को 0 लीटर्स आने में रफली 2 या 3 दिन लगते थे। यही पेशेंट अगर वर्स हो रहा है, तो हम उसको एक ट्रायल देते थे 4 लीटर का, फिर हमारे सामने अगर 1 घंटे में 5 लीटर कर दिया और फिर भी नहीं मेंटेन कर रहा है, तो हर 4 घंटे के इंटरवल में सैचुरेशन को रीअसेस करके हम उसको आगे आने वाला इंक्रीमेंटल थेरेपी या डिक्रीमेंटल थेरेपी देते थे। तो अगर आपको डिक्रीज करना है ऑक्सीजन, पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, तो आप 1-1 दिन का इंटरवल रखें। यदि आपको ऑक्सीजन के प्रमाण बढ़ाना है, तो आप 4-4 घंटे का एक टारगेट रखें। यदि आपका आईसीयू का सेटअप है तो 4 घंटे रखें, यदि आपका वार्ड का सेटअप है तो हर 12 घंटे में भी आप दिन में 2 बार असेस करके उसका ऑक्सीजन 1 लीटर या 2 लीटर से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये एक मैंडेटरी कर दिया है कि जैसे हम टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर का एक रिकॉर्ड हर पेशेंट का नॉर्मल टाइम पे रखते थे, वैसे अभी सैचुरेशन का पेशेंट का आवरली या जितने टाइम पे डॉक्टर ने बोला है उसका रिकॉर्ड जो है हम इसको मेंटेन करें। साथ में जो टेम्परेचर चार्टिंग के साथ शुगर मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, सैचुरेशन मॉनिटरिंग, ये और 2 चीजें कंपलसरी हो गई हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो नीचे का सबसे ऊपर का एक पेशेंट यदि हमारा एनआईवी पे हमने डिस्कस किया कि 94 96 मेंटेन कर रहा है, तो उसको हम स्टेप डाउन करेंगे। ये हाई फ्लो जो नेजल कैनुला है, ये मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको बीच में बैन कर दिया था, इसीलिए क्योंकि ये मशीन जो है ये करीबन 60 लीटर्स 30 से 60 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन खा रही थी। तो इसके जो ऑक्सीजन वेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इस मशीन से। तो टेम्परेरीली हमने ये मशीन यूज करना बंद कर दी थी, लेकिन अभी जो कि ऑक्सीजन सप्लाई हर जगह अच्छा हो गया है, हर एक जन का अपना सप्लाई हो गया है, प्लांट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये मशीन आप जरूर यूज कर सकते हैं आपके टारगेट में। तो जो भी आपका एनआईवी है, एनआईवी अगर आपने एक मशीन पेशेंट को लगाया हुआ है, तो आप ये सोचें कि उसका टारगेट 94 या 96 मेंटेन हो रहा है कि नहीं। फिर आप सोचें कि आपने कितना ऑक्सीजन दिया है एनआईवी पे। एक एनआईवी की जो मशीन होती है ये 25% से 100% तक ऑक्सीजन दे सकती है। तो मैक्सिमम यानी एक मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि जिस पेशेंट को 60% से ज्यादा एनआईवी लगने की लग रहा है या लग सकता है, इसको आप जितना जल्दी हो सके, जितना यंग पेशेंट है इसको आप जितना जल्दी हो सके इसको इंट्यूबेट कर दें। ज्यादा दिन एनआईवी लगने के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना। पेशेंट को सबक्यूटेनियस इडीमा भी होता है और वो डिटेरियोरेट ही होता है। अगर आप इंट्यूबेट करके प्रेशर के अंडर थोड़ा सा एल्वियोलाई को एक्सपैंड कर दें, ठीक है, तो वो ज्यादा पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। अभी जो रीसेंट स्टडीज आ रही हैं वो भी ये कह रही हैं कि एनआईवी पे ज्यादा ना रखते हुए हम पेशेंट को इंट्यूबेट जल्दी करें। तो 60% से ज्यादा अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लग रहा है, 60% पे भी वो 90 या 85 ही मेंटेन कर रहा है, तो आप इसको इंट्यूबेट कर दें। वैसे ही हाई फ्लो नेजल कैनुला पे अगर टारगेट 94 आ रहा है, तो आप धीरे धीरे उसका रेट कम करें। जैसे कि आपने अगर 40 लीटर्स रेट रखा है हाई फ्लो नेजल कैनुला से, तो आप इसको कम कम करते जाएं और उस कम एक लेवल पे ला दें कि जैसे कि 10 लीटर्स पे या 5 लीटर्स पे, जिससे पेशेंट 90 के अबव जो है वो सैचुरेशन मेंटेन करे। इसका अगला क्या है? अगर हाई फ्लो से आपको वीन ऑफ करना है, तो आप डायरेक्टली पेशेंट का हाई फ्लो वीन ऑफ नहीं करेंगे, आप इसको स्टेप वाइज स्टेप डाउन करेंगे। तो अगर एनआईवी पे था तो एनआईवी से आप डायरेक्ट एनआरबीएम पे भी ले सकते हैं। हाई फ्लो का हमने सिर्फ एक एक इंडिकेशन आपको पता रहना चाहिए इसके लिए रखा है। तो हाई फ्लो से आप करेंगे एनआईवी सॉरी एनआरबीएम पे। एनआरबीएम एक तरीके का मास्क होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। नॉन रीब्रीदिंग मास्क, वहाँ एक 100% रिजर्वायर का सैचुरेशन बना रहता है, तो वो 100% अंदर जाते रहता है और जो सांस जो है वो बाहर पोर्ट से बाहर जाते रहती है। तो
इससे भी अगर आप मेंटेन कीजिए कि कितने लीटर्स एनआरबीएम का बैग जो है उसको आप कम करें। जो हाईएस्ट जो एनआरबीएम जो है वो 10 लीटर्स 15 लीटर्स पे रहता है। तो अगर आपका पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो इसका प्रमाण जो है वो कम होते रहेगा, है ना? तो कम होते होते फिर अपन क्या करेंगे कि ये एनआरबीएम पे भी अभी बेटर हो रहा है पेशेंट, इसका सैचुरेशन 94 है, 90 है, maintain हो रहा है, तो इसको और स्टेप डाउन करेंगे। तो इससे कम वाला डिवाइस कौन सा है? फेस मास्क है। तो फेस मास्क कैसा हो सकता है? फेस मास्क सिंपल हो सकता है, या कुछ-कुछ जगह पे रीब्रीथिंग बैग्स जो हमने पहले डिस्कस किया, उससे भी आप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है? फिर फाइनली आप नेज़ल कैनुला पे आएँ। नेज़ल कैनुला पे भी अगर पेशेंट 2 लीटर पे, 4 लीटर पे मेंटेन कर रहा है, तो आप फाइनली 1 दिन के अंतराल पे उसको डिसकंटिन्यू करें। तो रफली ऐसा देखा गया है मेरा पर्सनल अनुभव से कि एनआईवी से डिसकंटिन्यू होने के अंतराल कम से कम 15 दिन लग जाता है पेशेंट को, अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो। ठीक है? तो ये एक एक्सेप्टेबल टाइम है। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो एडिशनली हम स्टेरॉइड देंगे। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हर समय टारगेट जो है इसको 100% नहीं ये करना। तो अभी हम एक-एक करके सारे डिवाइस के परफॉर्मेंस और इनके क्या कैसा रहता है अ, वो डिवाइस ज़रूर आपने ये सब डिवाइसेस को यूज़ किए हैं, मैं आई एम श्योर अबाउट इट। तो सर किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? कोणाला काही प्रश्न आहे का आतापर्यंत? तुम्ही सरांना विचारू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये पण ऍड करू शकता. कोई क्वेश्चन है किसी को? आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं एट द एंड आपके सारे क्वेश्चंस एक-एक करके एड्रेस कर लूँगा। ओके. अभी तक अगर आपको कोई ये है, तो आप ज़रूर उनसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो कंटिन्यू करें सर? तो ये जो डिवाइस का क्लासिफिकेशन है, ये लो फ्लो डिवाइस और हाई फ्लो डिवाइस में हुआ है। ऑक्सीजन कभी भी देना है और अगर मिनिमम क्वांटिटी में देना है और मिनिमम 90% पेशेंट्स जो हैं, ये इससे ठीक होने वाले हैं। इनको कभी एक आध एपिसोड हुआ हुआ रहता है, जो सैचुरेशन इनका 90 हुआ रहता है। बाकी पूरे टाइम ये 99 पे चलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए स्टैंड बाय एक सिलेंडर रखें या आपका जो भी सिस्टम है ऑक्सीजन देने का, वो रखें और एक लो फ्लो डिवाइस यानी एक नेज़ल कैनुला या एक एमसी मास्क आप रखें। इनका जो फ्लो रेट है ये हर समय 15 लीटर से कम होना चाहिए। अ, मैं एक और चीज़ आपको बोल देना चाहूँगा इसके साथ कि आपको ये ह्यूमिडिफ़ाई करके देना है ऑक्सीजन, ठीक है? अब ह्यूमिडिफ़िकेशन के अलग प्रॉब्लम्स आने लगे। अब सबको पता है कि अभी म्यूकरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है कोविड टाइम्स में। तो हमारे हॉस्पिटल ने क्या किया है कि जिस-जिस पेशेंट को ऑक्सीजन 5 लीटर से कम अ, लगना है, तो उनको हमने रिकमेंड किया है कि वो बिना ह्यूमिडिफाइड यानी नॉन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मास्क से या नेज़ल कैनुला से दे दें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे थे। जिन-जिन लोगों को ज़्यादा रेट यानी 5 लीटर से ज़्यादा रेट अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इन पेशेंट्स को आप ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन ज़रूर दें। जभी भी आप ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, आपके ह्यूमिडिफायर का पानी जो है, या आप क्या यूज़ करते हैं? आप क्या सलाइन यूज़ करते हैं? जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। ये डिस्टिल्ड वाटर मैं जानता हूँ, हम सब लोग गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं। एट लीस्ट मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो 1 दिन में 1 बार बदलना चाहिए ये पानी, लेकिन मैं जानता हूँ ये नहीं हो पाता है, तो किसी भी हालत में 3 दिन से ज़्यादा ये रिकमेंडेशन नहीं है, 1 दिन का ही है, लेकिन किसी भी हालत में 3 दिन से ज़्यादा उस पानी को आप वापस से नहीं, वो इन्फेक्टेड पानी है, अब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, बहुत सारे जर्म्स जा रहे हैं उसमें से। तो ये वाला जो सिस्टम है, आप इसको कम से कम एक पानी का जो ये है, वो कम से कम 1 दिन में 1 बार इसको चेंज करें। फिर वो वाले डिवाइसेज़ आते हैं जो और ये जो लो फ्लो डिवाइसेज़ होते हैं, इनमें आते हैं नेज़ल कैनुला, अ, एमसी मास्क रिजर्वायर बैग के साथ, रीब्रीथिंग बैग, नॉन रीब्रीथिंग बैग, है ना? फिर आता है आपको इसका वेरिएबल परफॉर्मेंस रहता है कि कोई गारंटी नहीं रहती है कि पेशेंट को इतना परसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, है ना? कि वो एक रेंज रहता है 24 से लेके 40% मैक्सिमम उसका जो है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम में लीक्स नहीं है, तो 40% तक उसका सैचुरेशन
जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, आप इंक्रीज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लो फ्लो डिवाइसेस। फिर होते हैं हाई फ्लो डिवाइसेस, जिनका रेट जो है वो 10 से 15 से ऊपर ही जाता है ना। तो जैसे कि अपना एक वेंचुरी मास्क आता है, ये सब के फिक्स्ड फ्लोज रहते हैं और इससे फिक्स्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट को उसके कलर कोडिंग के हिसाब से, उसका एडजस्टमेंट के हिसाब से, आप सबने देखा है इसको, वो पेशेंट को मिलता है। तो 40 से 60% तक मैक्सिमम हम उन ऑक्सीजन का पेशेंट लो फ्लो से आप इसको एनरिच करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस, सबसे पहले नेजल कैनुला। कुछ कुछ बच्चे रहते हैं अभी जो पीडियाट्रिक वेव आने वाला है या ऐसा एलिज किया जाता है, तो इसमें एक नेजोफैरिंजियल कैथेटर, ये बच्चों में, क्योंकि बच्चे कैनुला नहीं लगाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो ऐसे इसमें एक सिंपल नोज से डाल के फेरिंग्स में अगर एक ट्यूब रख ली जाए तो वो सिंपल ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो पेशेंट को देते रहेगा, है ना। जो लो कैपेसिटी सिस्टम है, इसका डेड स्पेस जो है वो 100 ml से कम रहता है। तो एक सिंपल नेबुलाइजर मास्क जो है, ट्रेकियोस्टोमी का मास्क जो है, ये सिस्टम्स जो है ये सारे लो फ्लो सिस्टम होते हैं। फिर मीडियम सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनका वॉल्यूम जो डेड स्पेस का होता है वो 100 से 200 का होता है। और जो हाई कैपेसिटी सिस्टम होता है उसका जो रिजर्वायर बैग वगैरह की जो कैपेसिटी है वो 250 ml से लेके 1500 ml तक वॉल्यूम रहता है। तो जितना ज्यादा आपका कैपेसिटी ऑक्सीजन का स्टोर करने का हो, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो सकता है। जो आप 21% हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, वो मैक्सिमम जो जो रिजर्वायर बैग से आप इंक्रीज करके 60%, 70% एक बहुत ही क्लोज सिस्टम में आप इंक्रीज करके दे सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इंट्यूबेटेड पेशेंट को मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो वेंटिलेटर से 100% दे सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम बार स्थिति आती है, और ऐसे जो पेशेंट्स जिनको 100% ऑक्सीजन लगता है फिर भी मेंटेन नहीं कर पाते, जनरली ये खराब पेशेंट्स रहते हैं और ये अक्सर इनकी डेथ हो जाती है। हाई कैपेसिटी सिस्टम्स आपने हुड्स देखे हैं नियोनेटल आईसीयूज में, है ना, इंक्यूबेटर्स देते हैं बर्न्स के पेशेंट को, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स में ऐसे एक टेंट्स में रखा जाता है। तो ये वेरी हाई कैपेसिटी के ऑक्सीजन सिस्टम्स हैं जहां से एक पाइप से ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है टेंट में, हुड में या हेड मास्क से, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो एनरिच हो जाए और पेशेंट जो है मोर देन 21% जो है ऑक्सीजन अंदर लेते रहे, इनहेल करते रहे। तो जो पहला डिवाइस हम देखेंगे वो है नेजल कैनुला। ये बहुत ही कॉमन चीज होती है। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको रीयूज करना चाहते हैं तो उसको प्लीज सोप वाटर से अच्छे से वॉश करके आप इसको रीयूज 99.9% कोशिश कीजिए इससे ये रीयूज कभी नहीं हो। इसको आप पेशेंट को दे देना चाहें तो दे दें, साथ में जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए। इसको रीयूज कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आई नो द लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम। तो अगर करना है भी है इसको रीयूज, तो इसको बॉइलिंग वाटर में बॉईल कर सकते हैं और इसको रीयूज किया जा सकता है। आइडियली नहीं तो कैसे, अगर 1 लीटर ऑक्सीजन आप इस नेजल कैनुला से दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। आप नॉर्मल जो पेशेंट 21% ऑक्सीजन ले रहा था हवा से, आप उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के 24% कर रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते जाते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर तक, आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो पेशेंट के अंदर जाता है, आप देख रहे हैं 6 लीटर में 44% तक आप दे रहे हैं। तो ये इंक्रीज इन सैचुरेशन, अगर इसका मतलब यह है कि 44%, अगर इससे भी अगर नहीं सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। तो आप अगले हायर स्टेप अप लैडर में हायर कोई ऐसा डिवाइस देखेंगे जिससे ऑक्सीजन ले पाए। तो एक सिंपल नेसल कैनुला से 6 लीटर्स पर मिनट तक हम ऑक्सीजन 44% तक एनरिच करके दे सकते हैं पेशेंट को। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ईजी है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं आईसीयू में जो एनआईवी पे रहते हैं, तो खाना खाते वक्त ये डिवाइस बहुत काम में आता है कि ये डिवाइस लगा के पेशेंट खाना खा सकता है, क्योंकि एनआईवी होते हुए पेशेंट तो खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि एक बड़ा मास्क रहेगा। तो जब एक एनआईवी का पेशेंट या एनआरबीएम का पेशेंट खाना खाना चाहता है तो उसको हम ये नेजल मास्क, नेजल कैनुला लगा देते हैं, और ये जब ऑक्सीजन डिलीवर करता है तो पेशेंट उस पीरियड में कम हाइपोक्सिक होके खाना खा लेता है।
नीचे जो पिक्चर है वो है एक सिंपल ऑक्सीजन मास्क। जिन्होंने ओटी में काम किया है वो जानते हैं, एक एमसी मास्क, इसको मेरी कैटरल मास्क बोला जाता है। इसके साइड्स में पोर्ट होते हैं जिससे एक्सपिरेशन होता है। ऊपर एक मेटल का हिंज रहता है जिसको टाइट किया करके यहाँ साइड के जो स्ट्रैप्स हैं, नेजल का हिंज है, इसका जो फिट है माउथ को लगा के इसको एयर टाइट बनाया जाता है। ठीक है, इससे हम 5 to 6 लीटर्स ऑक्सीजन देके करीबन 40% ऑक्सीजन परसेंटेज सैचुरेशन दे सकते हैं। 6 to 8 अगर किया तो वो 50%, और मैक्सिमम 8 लीटर्स के ऊपर ये 60% दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं, ये भी इजीली अवेलेबल है, ये डिस्पोजेबल है, चीप है, नेजल कैनुला भी चीप है। ठीक है, इसके थोड़े से प्रॉब्लम्स ये हैं कि पेशेंट के सेक्रीशंस जो है वो इसके मास्क के अंदर गिर जाते हैं, तो उसको बार बार साफ करना पड़ता है। हर रोज इसको स्पिरिट से या कोई सोप वाटर से क्लीन करके अगले दिन रीयूज करें। कोशिश करें कि ये वाला मास्क भी हर 3 दिन में आप इसको चेंज करें और एक फ्रेश मास्क पेशेंट को दे दें, अगर आपके हॉस्पिटल में वो ये है अवेलेबल है तो। इसके ऊपर का जो सिस्टम है आप इसको देखिए, इसको कहते हैं हम एक रीब्रीदिंग मास्क। अगर ये जो छिद्र है इनमें से एक्सपिरेशन हो रहा है और ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक नॉन रीब्रीदिंग मास्क है, यानी जो आप एक्सपायर करते हैं चीजें वो यूनिडायरेक्शनल एक्सपिरेशन वॉल से बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाती हैं। रिजर्वायर बैग में जो होता है वो ऑक्सीजन के पाइप से 100% हमेशा ऑक्सीजन रहता है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर एक सिस्टम क्लोज टाइट अच्छे फिटिंग से हो तो ऑलमोस्ट 75 से 90% तक सैचुरेशन इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन हम परसेंटेज के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं, है ना। तो ये भी आप इंक्रीमेंटल डोज जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर या मैक्सिमम 15 लीटर तक भी हम इस पेशेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर वापस से वही प्रॉब्लम्स, ये भी इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन ये भी 3 दिन में एक बार चेंज करना पड़ता है। सोप वाटर से आप इसको वॉश कर सकते हैं। 2 पेशेंट को इस डिवाइस को कभी रीयूज मत कीजिएगा, क्योंकि रिजर्वायर बैग में जो है फंगस, क्योंकि मॉइस्चर पूरा ट्रैप होता है तो फंगस ग्रो होने के बहुत सारे ज्यादा चांसेस हैं। तो कोई भी जो रिजर्वायर बैग होगा उसको आप बिल्कुल ही रीयूज ना करें, कोई और पेशेंट के लिए, पेशेंट के साथ उसको फेंक दें। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, सॉरी, उसको फेंक दें। तो नीचे जो एक और पिक्चर दिखाई गई है वो है टी पीस, है ना। जो टी पीस जो है वो जनरली अटैच होता है एक इंट्यूबेटेड पेशेंट के लिए, है ना। तो एक इंट्यूबेटेड पेशेंट जो एक्सट्यूबेशन के लिए तैयार हो उसको हम ट्रायल देने के लिए टी पीस पे डालते हैं, क्योंकि ट्यूब पे अगर हमने मशीन को निकाल दिया तो ऑक्सीजन देने का एक ही तरीका बच जाता है, वो है टी पीस से। तो जब आप टी पीस से 6 to 10 लीटर्स देते हैं तो वो 50 to 70% तक इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन देने के इक्विवेलेंट है। ये जैसे हमने पहले ऑक्सीजन सिस्टम्स आपसे डिस्कस किए थे, ये हाई कैपेसिटी इंक्यूबेटर, टेंट, हुड, ये आप सबने देखे हुए हैं। तो ये सारे अगर पीडियाट्रिक पेशेंट आएंगे या बर्न्स का पेशेंट है जो साथ में कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप देने के लिए ये टेंट्स या हुड्स या इंक्यूबेटर्स ये काम में आएंगे। ऑक्सीजन देना ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन ये जो पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि ऑक्सीजन देने की तैयारी, ऑक्सीजन एक पीएचसी में भी दिया जा सकता है, लेकिन क्या हम लोग ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी इसके पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे हैंडल करना, ऑक्सीजन पाइपलाइंस के ऑक्सीजन पाइपलाइंस के बारे में आप लोगों को कुछ नॉलेज है? ये सारा आपको अभी कंपलसरी हो गया है, यानी मेरे हिसाब से जितना मैंने इन 2 सालों में सीखा है कोरोना और ऑक्सीजन और पाइपलाइंस और अ, इसके बारे में, ये बहुत ही 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर यानी करीब 1000 लीटर ऑक्सीजन जो आता है, इसकी कीमत सरकार ने जरूर फिक्स की है 17 रुपीज के अंडर, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्ट मिला के जो भी कॉस्ट आता है, ये कैसे आप पेशेंट्स को आप ट्रांसफर करते हैं, ये भी आपको जरूर पता रहना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में या
मैनेजिंग कितना ऑक्सीजन आपका कंजम्पशन है, ये सब जब आपका 100 बेड्स हैं आपके पास और 100 बेड्स में कितना ऑक्सीजन लगेगा, ये सब डिसाइड करने में ये सब आपको काम में आएगा। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके हॉस्पिटल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है ना? अल्टीमेटली ये आपको डिसाइड करना है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आपके मालिक हैं हॉस्पिटल के, ये सिर्फ आपसे आपको परचेस करके देंगे, लेकिन आप उनको कैसे बताएंगे कि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है ना? तो ये डिसाइड होता है बेड के मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्लो रेट्स के ऊपर। तो अगर कोई भी आईसीयू का बेड है, तो आप ऐसा मान के चले कि अगर मैक्सिमम एक यूटिलाइज हो रहा है, वो होता है हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सिस्टम से, जो 60 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन खाता है। अगर एक वेंटिलेटर है आपका यूज हो रहा है, तो वो करीब 75 लीटर्स पर मिनट, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। जितना आप लीक कम करेंगे, उतना ये मशीन ऑक्सीजन कम ये करेगा। तो एक 75 लीटर का सिस्टम। दूसरा होता है, कुछ सिस्टम्स वेंटिलेटर्स के टर्बाइंस यूज करते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर देने के लिए, कुछ ऑक्सीजन यूज करते हैं ड्राइव गैस जो वेंटिलेटर को चलाने के लिए। तो ये सारे चीजें जो है ये डिसाइड करता है कि आप कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज करने वाले हैं, है ना? तो इसका कैसा एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, एनेस्थीसिया के मशीन्स के साथ कौन सा वाला सिलेंडर आता है ना? उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो आप जो पेशेंट के ट्रॉली पे लगाते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये नॉर्मली ई साइज का होता है। तो आप अगर आप देखें तो ई साइज की कैपेसिटी जो है वो एग्जैक्ट लिखी हुई है 680, है ना? यानी 680 लीटर्स है। तो अगर आप एक ऐसे पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए लेके जाना चाहते हैं, और सीटी स्कैन का जो फैसिलिटी है वो आपके हॉस्पिटल में नहीं है, तो आप ट्रांसपोर्ट अगर ई सिलेंडर पे करना चाहते हैं, तो उतना ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है क्या? क्योंकि अगर 10 लीटर पर मिनट खा रहा है, तो आप सोचिए 1 घंटे में ये ऑक्सीजन का सिलेंडर काम नहीं करने वाला है ना? तो ये करीब 33 मिनट चलेगा अगर आप 15 लीटर्स के फ्लो पे रखेंगे। तो आपको ये सब प्लान करते हुए आपको आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर का सिस्टम बोले, पाइपलाइन का सिस्टम बोले, ट्रांसपोर्ट का बोले, वेंटिलेटर्स का बोले, एम्बुलेंसेस में क्या क्या रखना चाहेंगे, ये डिसाइड करते हैं। तो ये नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक जंबो सिलेंडर है, जंबो सिलेंडर में रफली 7000 लीटर्स होता है। तो कितना टाइम एक सिलेंडर आपका एक पेशेंट का बेड चलाएगा, ये आपको एक मन में कैलकुलेशन करके रखना जरूरी होता है। ये डिसाइड करता है, आपके पास 10 बेड है, तो आपका 10 बेड कितना जंबो सिलेंडर खा रहा है, यानी 7000 लीटर्स एक दिन का। तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी आने वाली है आपके हॉस्पिटल के लिए, है ना? तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन रेशियो ये आजकल बहुत कॉमन है, आपसे पूछा जाएगा। आप जब कलेक्टर आपसे बात करते हैं, मैं आई एम श्योर आपके डीएचओ आपसे बात करते हैं, तो वो एक ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन रेशियो ये करता है कि अगर आपका रेशियो हाई है, यानी जैसे आप एच देख रहे हैं, एच बड़ा जंबो सिलेंडर होता है, ठीक है? आपको एक ऐसा सिलेंडर आपको हॉस्पिटल के लिए यूज करना है जो जिसका रेशियो हाई हो। इसका मतलब कि उसके जो कॉस्ट इनपुट्स हैं, उसका जो टाइम है, उसके जो लेबर इंटेंसिव चीजें, वो सब कैलकुलेट करते हुए ऐसा जो सिलेंडर आपको ज्यादा टाइम पे, कम कीमत पे, कम ट्रांसपोर्ट की लागत पे, कम लेबर यूटिलाइज करते हुए दे दे, तो वो वाला सिस्टम आपने आपके हॉस्पिटल के लिए 10 बेड के आईसीयू के लिए आपको वो रखना है। जैसे कि ये अगर आप एक आईसीयू चला रहे हैं 30 बेड का, अगर आप उसको जंबो सिलेंडर्स या जंबो सिलेंडर पे चलाएंगे, तो पीक कंजम्पशन जो होता है वो आपका इतना ज्यादा होगा कि आपका मैन पावर और आपका ऑक्सीजन इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होगा कि आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो यूटिलाइजेशन जो ऑप्टिमल रखने के लिए आपको लिक्विड पे शिफ्ट हो जाने के लिए आप आपने रिकमेंडेशन देना चाहिए, है ना? वैसे ही छोटे सिलेंडर से आप ज्यादा, जैसे ई साइज सिलेंडर है, आप ज्यादा देर, आप आधे घंटे से ज्यादा 15 लीटर पे नहीं चला सकते, तो आपको उन सबको एच सिलेंडर से रिप्लेस करना है। तो यही होता है कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन रेशियो आपको आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में बहुत जरूरी होगा, ये आपको जानना जरूरी है, और आपको आपका कैलकुलेशन जो है वो मेजर करके रखना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही मजे की, डू आई हैव टाइम आकाश? हाउ मच टाइम कैन आई हैव मोर? 10 minutes. तो एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जो जो लोग बैंक से काम करते हैं, ऑक्सीजन बैंक की एक कैपेसिटी होती है, जहां से मेन जो ऑक्सीजन जाता है, एक ही पाइप रहता है।
वो पाइप में से फ्लो रेट एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो वो फ्लो रेट 700 लीटर पर मिनट है। तो अगर आपके 700 लीटर पर मिनट आपका मेन बैंक से ही उतना फ्लो जा रहा है और आप पाइपलाइन सिस्टम से आप पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आपके 300 बेड है तो आप ये इमेजिन कीजिए 300 में ऑन एन एवरेज 5 लीटर अगर जा रहा है तो 1200 हो जाता है, 1500 हो जाता है लीटर पर मिनट। तो ये सिस्टम कैसे कॉम्पनसेट करेगा आपका बैंक? प्रेशर को रिड्यूस करके। इसका मतलब ये है कि जो आप वहां लगा देंगे वो आपके सिलेंडर पे कभी नहीं आएगा। तो आप ये सोचते रह जाएंगे कि आपका मैं तो घुमा रहा हूँ पूरा नॉब, लेकिन इफेक्टिवली मेरे बेड पे तो प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा, वो रेट बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपको ये चेक करना, ये आपका ऐसा डॉक्टर, ऐसा नर्स, आपका एक ड्यूटी होता है कि आपको आपके कैपेसिटी, आपकी सिस्टम की जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली पाइपलाइन सिस्टम्स में। कि अगर आपका पाइपलाइन का कैपेसिटी ही कम है और आप ज्यादा उससे डबल का काम करेंगे, ये एक सिंपल फिजिक्स होता है। जैसे कि एक सिंपल टैप के ऊपर आप 50 लाइन, 100 लाइन आएंगे तो हर पाइपलाइन के पास जब आप पानी देना चाहेंगे तो कम प्रेशर पे जाएगा, है ना। तो ये सिंपल फिजिक्स आपको याद रखना जरूरी है। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं हाई फ्लो के लिए। इसके लिए हाई फ्लो में वेंचुरी आता है, वेंचुरी प्रिंसिपल। ये मास आप सब लोगों ने देखे हैं, अलग अलग कोड देखिए आप, 50%, 40%, 28%, ये सब अलग अलग। आप जितना आपको करना है ये आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, ये है ना। तो ये एक पूरा पैकेट आता है, आपको जितना परसेंटेज ऑक्सीजन देना है वो, जैसे ग्रीन जो है वो आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम FiO2 आप 15 लीटर्स पे 60% दे सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है हाई फ्लो ऑक्सीजन देने का, है ना। हमने पहले ही हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन डिस्कस कर लिया है। ये हर हॉस्पिटल में बहुत कम जगह पे होता है। जनरली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंटेंसिविस्ट मशीन को यूज करते हैं। एज सिस्टर्स आप या डॉक्टर्स, आपको ये बहुत याद रखना जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करता है ना। और साथ में इसका एक ही एडवांटेज होता है कि इसमें साथ में ह्यूमिडिफायर भी होता है। तो आपको इतना ज्यादा फ्लो जब ऑक्सीजन देते हैं हर समय उसको ह्यूमिडिफाई करके ही देना जरूरी है ना। फिर हाई फ्लो जो नेजल सिस्टम्स हैं, अभी वापस से ये जो आपका जो फंगस ब्लैक म्यूकर आया है, इसके कारण जो इसका भी जो डिस्टिल वाटर है ये हर रोज आपको चेंज करना जरूरी है। इसमें कुछ कुछ लोग मिथिलिन ब्लू डाल देते हैं। मिथिलिन ब्लू से वो ऐसा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सब कहते हैं कि म्यूकर के रेट्स जो है वो शायद थोड़ा कम हो जाते हैं। थ्राइव जो है ये भी एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन जैसी ही डिवाइस है। ये पेटेंट है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का, इन लोगों ने काम किया था। और ये मशीन थ्राइव जो है, जो एग्जैक्टली हाई फ्लो जैसे ही काम करती है। तो 15 लीटर 50 लीटर पे ये करीबन हाई फ्लो आपको करीबन 90 to 80% आपको सैचुरेशन बढ़ा सकती है। यही है वो हाई फ्लो या थ्राइव का प्रिंसिपल। जो आप फ्लो मीटर रहता है, ऑक्सीजन ब्लेंडर रहता है, यू कैन जो जितना परसेंटेज ऑक्सीजन देना है आप सिर्फ उसको मेजर कर लेते हैं। वो ह्यूमिडिफाई होके आपको पेशेंट के थ्रू, बड़े बड़े कैनुलास हैं ये, कैनुलास जो है ये डिस्पोजेबल नहीं है, ये इसको आप ऑटोक्लेव करके रीयूज कर सकते हैं, है ना। ये हाई फ्लो की मशीन जो है ये कुछ ऐसे दिखती है। एक बहुत कॉमन डिवाइस अभी जो आपको देखने मिली है आपके आईसीयूज में, क्योंकि एनआईवीज बहुत कम हो गए थे, वो है बाईपैप। बाईपैप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलता है। 2 लेवल, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दोनों लेवल पे आप एंड पॉजिटिव प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब आप 2 लेवल यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं तो एट द एंड ऑफ इट तो उसको बोल देते हैं एक बाईपैप डिवाइस। ये सिर्फ मेनली एक प्रेशर डिवाइस है, इसमें आपको ऑक्सीजन अलग से ऐड करने को देना पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम ऑक्सीजन के प्रमाण को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो प्रेशर भी अगर आपने पॉजिटिव दिया, साथ में ऑफ कोर्स हम ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितना जा रहा होता है ये हम मेजर नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लेंडर नहीं होता है। तो अलग अलग फ्लो में हम इंक्रीज प्रेशर से ऑक्सीजन देके पेशेंट को जरूर, ये एक आप कह सकते हैं NRBM के ऊपर का लेवल जो है वो बाईपैप मशीन से हम ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। फिर
अलग अलग मास्क आते हैं, ठीक है, ये NIV मास्क है। ये सारे मास्क काफी कॉस्टली मास्क है, इनकी कीमत करीब 2,500 से लेके 3,000 या से लेके 4,000 तक जाती है। तो ये मास्क जब भी आप NIV मशीन से कनेक्ट करें, नर्सिंग स्टाफ स्पेशली आप याद रखें कि जितना अच्छा, ये 3 साइजेस में आते हैं, है ना, लार्ज, मिडिल, मीडियम और स्मॉल। इंडियंस के लिए मीडियम और स्मॉल ही काम में आता है ज्यादा से ज्यादा। जब पहले पैंडेमिक हुआ तो हमने पूरे लार्ज मंगा लिए थे, फिर हमने देखा बहुत लीक हो रहा है। जितना कम लीक रहेगा, जितना ये स्ट्रैप अच्छा होगा, आप पिक्चर में देखेंगे, उतना ज्यादा इफेक्टिव ये सिस्टम रहेगा इंक्रीज ऑक्सीजन के इसमें, है ना। तो ये सिंगल लिम्ब सर्किट्स होते हैं, कुछ बाई लिम्ब सर्किट्स होते हैं, है ना। ये बाईपैप मशीन में चले जाते हैं। बाईपैप मशीन को यूज करना है तो भी ये मशीन का मास्क जो है आपको यही लगाना पड़ेगा। टिप्स यही है कि हर पेशेंट के इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आप पेशेंट के प्लान्स जो ऑक्सीजन जो है वो अप या डाउन करते रहेंगे, है ना। ऑक्सीजन एक ड्रग है, जितना कम यूज करें, जितना कम कंसंट्रेशन में यूज करें, ये हर समय पेशेंट के लिए बेहतर होगा, है ना। अ, आपको सबको पता है बेबीज जनरली जो NICUs में पहले भी रखते आए हैं हम, उनके आईज कवर कर देते हैं, उनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, उनके आईज में रेट्रोलेंटिल फाइब्रोप्लेसिया हो जाता है। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं आप याद रखें, और याद रखते ही मिनिमम से मिनिमम ऑक्सीजन जो है, जो पॉसिबल है, ये पेशेंट को देने की कोशिश करें। और मैं आपको ऐड करके ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन देना उतनी बड़ी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन के आपके सप्लाई को हॉस्पिटल में मैनेज करना, ये एक पूरा टीम एफर्ट होता है। जब तक आपकी टीम नहीं बने हॉस्पिटल में, आप अकेले ये चीज नहीं कर सकते हैं। आप अकेले सिर्फ पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन आपको आपका ऑक्सीजन कितने फ्रीक्वेंटली में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, कौन अटेंडेंट है ऑक्सीजन निकालने के लिए, एक्स्ट्रा एडिशनल स्टाफ जो चाहिए आपको, जो जब हर 2 घंटे में गाड़ी आती है, 3 घंटे में गाड़ी आती है ऑक्सीजन के लिए, तो उतना लेबर इंटेंसिव काम ये ऑक्सीजन देना, ये पूरा एक टीम वर्क होता है। फिर आपका जो बायोमेडिकल टीम है इंजीनियरिंग का, ये इनको भी पाइपलाइन में लीक्स कंटिन्यूअसली ढूंढना पड़ता है, ठीक है। आप कोई भी लाइन में अगर आप कोई भी ऑक्सीडेशन के चांस चेंजेस देखें, कलर देखें, तो आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली लीक हुआ है। कहीं से भी अगर लीक होता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलते ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके साइंस, टेल साइंस होते हैं। तो ये सब आपको हॉस्पिटल में मॉनिटर करते रहना ही है। तो पेशेंट को मॉनिटर करने के साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीजन इतना प्रेशियस हो गया है, तो आपको इसके जो डिलीवरी सिस्टम्स है, ठीक है, वेंटिलेटर्स, आप वेंटिलेटर्स पे ला देते हैं, लेकिन आप अगर उसको 4 बार प्रेशर नहीं दें तो वो ब्लिंक करने लगता है, उसके साउंड्स आने लगते हैं, वो ऑप्टिमल आपको डिलीवरी नहीं देता है। बहुत बार होता है, कंप्लेंट्स आती हैं डॉक्टर की कि ये वेंटिलेटर तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि आपने तो उसको सिर्फ 1 या 1.5 बार प्रेशर दिया हुआ है। उसका ऑप्टिमल वर्किंग जो है वो 4 to 6 बार्स में होता है। तो एक मशीन तभी काम करेगा जब आप ठीक से उसको चलाएंगे, जब ठीक से आप उसको खाद देंगे। तो by saying this, I think if you have any questions, comments, you can please share it in the chat box. I'll try to answer them. थैंक यू सर Thank you, फॉर sir. द सेशन। किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कमेंट है या फिर कोई एक्सपिरियन्स शेअर करना चाहेगा? डॉक्टर, नर्सेस, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? काही एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे, काही कमेंट आहे, प्लीज आस्क. अनम्यूट करा स्वतःला आणि विचारा. सिस्टर्स, डॉक्टर्स, तुम्हाला काही प्रश्न असेल, कमेंट असेल तर प्लीज विचारा. So sir, I think there are no any questions. Thank you very much. We are really thankful to you for being available for this session and taking us through the oxygen in Thank you. COVID-19 oxygen therapy.
Thank you, Akash. Thank you very much. Bijli, you want to say anything? Thank you, Dr. Benhar. We will meet again in Sevagram. I'm Thank Dr. you. Kunal. And on behalf of all our entire team and Japaigo, as well as the civil surgeon and his team in the district hospital of Aun and the peripheral hospitals under him, we are really grateful that you spared that moment and you joined on a short notice. Thank you. But thank you very much, and we'll be connected with you in another project as well. Thank you. Thank you. Thank you very much. So we'll share the PPT. We have PPT with us. So सबके साथ share करेंगे. Thank you all. Have a nice day. Thank you.